हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, इसमें हम सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है वो बात करेंगे, प्लस दो टाइप के मेनली सीक्वेंस अलाइनमेंट होते हैं, ग्लोबल और लोकल। उनके बारे में हम केवल ब्रीफ में जानेंगे, जिससे आप बीएससी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले सको कि सीक्वेंस अलाइनमेंट होता क्या है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में बताया था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता, क्या है सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक, तो सीक्वेंस मैंने आपको बोला कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको पता है डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। डीएनए में बेसिस, आप किसी भी अगर डीएनए का सीक्वेंसेस लिखते हो एटीजीसी के फॉर्म में लिखते हो, तो हम किसी भी अपने डीएनए के पार्ट का किसी एक रीजन का सीक्वेंसिंग करा सकते हैं और हमें फिर उसमें बेसिस का कंपोजिशन मिल जाता है। वही कंपोजिशन हम सेम एनिमल या प्लांट का या दूसरे का किसी और स्पीशीज़ का ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डीएनए में भी, आरएनए में भी, प्रोटीन में भी। इससे पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि क्या उनका एवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे म्यूटेशंस हुए हैं, कहाँ पे डिलीशंस हुए हैं, कहाँ पे एडिशंस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ओवरऑल आज के साइंस में जो भी है, हम हर चीज़ का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, क्योंकि हमें जो है पूरा वर्ल्ड में कई सारे अभी डेटा बेसिस बन रहे हैं ओवरऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए। ठीक है, जो मेनली उनका पर्पस है, ये वो देखना चाहते हैं कैसे चीज़ों का इवॉल्व हुआ। जैसे आप पढ़ते हो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो कैसे फ्लावर का इवॉल्व हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि केवल फ्लावर आया होगा, उसके लिए आपको पता है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, और वहाँ पे उनके लिए जीन्स होते हैं। तो वो जीन्स अचानक से किसी में आया नहीं होगा, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ होगा। तो वो उस रीजन्स का, उन जीन्स का कैसे इवॉल्व हुआ है, किस किस एनिमल में कैसा हुआ है, किस किस प्लांट में कैसे हुआ है, कौन सा प्रिमिटिव फीचर रखते हैं, कौन सा एडवांस फीचर रखते हैं। तो ओवरऑल हम अपने अर्थ पे ये जो सारी चीज़ें हुई है उसके बारे में हम आइडिया ले सकते हैं। उसी में हमें ये एवोल्यूशन रिलेशनशिप जानने में सीक्वेंस अलाइनमेंट एक तरीके से हेल्प करता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे मैंने बताया क्या होता है, इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, पहले ही बता चुका, आरएनए एंड प्रोटीन। अब हम इसको अरेंज करेंगे। क्या होता है अलाइनमेंट? एक तरीके का अरेंजमेंट है, इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंसेस। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं, तो एक तरीके का ये अरेंजमेंट करना हुआ। कैसे अरेंज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों करते हैं मैंने आपसे बताया कि आइडेंटिफाइंग रीजंस ऑफ सिमिलरिटी, होमोलॉजी, सिमिलरिटी, आइडेंटिटी के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो हमें ये देखना है क्या उनके बीच में सिमिलरिटी है। आप किसी एक बैक्टीरिया का, कोई एक जगह का, मान लीजिए आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है बैक्टीरिया में भी और हम लोगों के अंदर भी, तो जो उनका प्रोटीन है, क्या हमारे प्रोटीन से कितना उनके बीच में सिमिलरिटी है, कितना डिसिमिलरिटी है, ये अगर आपको जानना होगा तो उनके सीक्वेंसेस को आप कंपेयर करोगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम करते हैं अलाइनमेंट। ठीक, वही है, ये एक तरीके का अरेंज करना हुआ सीक्वेंस का। अब जो अलाइंड सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के या एमिनो एसिड के, वो न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें आपका बोथ आ गया, डीएनए, आरएनए, क्योंकि आपको पता है डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इनमें हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जहाँ पे ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये रोज की तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रो क्या होता है? ऐसा है, इस साइड में जो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना के देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए मैट्रिक्स बनाया। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो रो क्या है, कॉलम क्या है। तो जो ऊपर से नीचे आता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर की तरफ जो है इसको हम बोलते हैं रो में। तो ये भी रो, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, ऐसे जितने भी नीचे जाएंगे वो रोज कहलाते हैं। तो हम सीक्वेंसेस को क्या करते हैं, एक स्पीशीज़ का, जैसे स्पीशीज़ नंबर 1 है, स्पीशीज़ नंबर 2 है, स्पीशीज़ नंबर 3 है, इनका सीक्वेंस आपको ऐसे रो में मिलेगा। ऐसे ऐसे आपको नहीं देखना है, ये स्पीशीज़ का नहीं, एक स्पीशीज़ का ऐसे ऐसे रहता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक, तो ये हुआ एक तरीके का अरेंजमेंट हुआ, और ये मैट्रिक्स में आपको रोज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर आप चलाओगे। ठीक, अब इसमें
गैप्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो गैप्स डाले जाते हैं उसमें रेसिड्यूज के बीच में, जिससे कि आइडेंटिकल और जो सिमिलर कैरेक्टर्स हो वो अलाइंड हो सके सक्सेसिव कॉलम्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने स्पीशीज 1 का किसी एक, मान लो कोई जीन था, उसका यहाँ का सीक्वेंस क्या करा, सीक्वेंसिंग कराया, और यहाँ पे निकला ATGC-TT। और स्पीशीज नंबर 2 का भी ऐसे करा, वहाँ पे आया ACTT। ठीक, क्या हुआ इवोल्यूशन में, इसका जो TG था ये किसी तरीके से उसमें डिलीशन हो गया था उस स्पीशीज के उस रीजन में। तो जब आप सीक्वेंसिंग करा के लाओगे ना, तो जैसे इसमें डिलीट हो गया तो इसमें तो ये रहेगा नहीं, और ये बाकी आपको सिमिलर मिलेगा, GGCCC, यहाँ पे आप देखो GGCCC। तो हमें क्या पता चलता है, जब आप अलाइन करोगे ना, तो मान लो इस सीक्वेंस को आप इससे अलाइन करोगे जब, तो क्या आ जाएगा, पहले वाला मैं लिख रहा हूँ ATGCTT-GGCCC ऐसे लिखा गया। अब अगर हमें दूसरे स्पीशीज का लिखना है तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कंप्यूटर की मदद से हम अलाइनमेंट करते हैं, A के नीचे A रखेगा, फिर इस C को यहाँ ना रख करके इसके नीचे T के नीचे, ये डायरेक्ट इसके नीचे रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके आगे वाला भी इससे मैच कर रहा है। T ये देखो मैच कर रहा है ना, GG, फिर आगे CCC रखेगा। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि अच्छा ये जो है रीजन है, सिमिलरिटी है। तो यहाँ क्या हो गया, गैप आ गया ना। ये गैप क्या शो करता है कि इस स्पीशीज में, इस रीजन में डिलीशन हुआ है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है म्यूटेशन वगैरह होता रहता है, इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन जीनोम्स में होता रहता है। ऐसे ही स्पीशीज इवॉल्व करते हैं। ऐसे ही हमारे अर्थ पे लाखों लाख स्पीशीज हैं, एंजियोस्पर्म के बहुत सारे स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया फंजाई के। तो इन्हीं सब उनके जीनोम में चेंजेस होने की वजह से धीरे धीरे उनमें चेंज आया हुआ है, तभी जाके आज एक ही जीनस में कई सारे स्पीशीज हैं, यही सब हुआ है। तो जब हम उनके सीक्वेंस को कंपैरिजन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनमें वो सब एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारे को अलाइन करता है। तो जब आप, मैंने आपको बताया, मान लीजिए आप 100 न्यूक्लियोटाइड का स्पीशीज ए का लिया, और ये तो मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ ना कि आपने 100 ATGC लिए, मतलब 100 आपके पास बेसिस हैं, हजार बेसिस के, लाखों लाख बेसिस होते हैं। तो जब आप एक स्पीशीज का लाख बेस पेयर का वो करते हो, सीक्वेंसिंग कराते हो ऐसे दूसरे स्पीशीज का, तब उसमें बहुत जगह पे डिलीशन वगैरह हुआ रहता है, इंसर्शन वगैरह रहता है। जब आप सॉफ्टवेयर को कमांड देते हो कि भैया इसको अलाइन करो, तो वो क्या करता है, पूरा हर एक जगह को मैच कराता है, और वो समझ जाता है, उसमें ऐसा एल्गोरिदम दिया हुआ होता है, मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह, कि वो उसे पता है कहाँ पे डिलीशन हुआ है, तो ऐसे वो स्ट्रेच कर लेता है, डुप्लीकेशन हुआ है तो ऊपर वाले में वो स्ट्रेच कर देगा। ऐसे से करके आपको कई सारे गैप, एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अलाइनमेंट के बाद। ठीक है, अगर ये आपको सीखना हो तो मैं आपको बता दूंगा, एक सॉफ्टवेयर है मेगा करके, वो भी मैं किसी दिन वो डाल दूंगा, होगा ही इसमें आपके सिलेबस में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो वो आप उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि मेगा में ये हम अलाइनमेंट करते कैसे हैं, उसमें भी आपको करके मैं दिखा दूंगा। तो अभी आप यही समझिए, ठीक है। सो दैट आइडेंटिकल और सिमिलर कैरेक्टर आर अलाइन इन सक्सेसिव कॉलम्स। तो मतलब कॉलम में एक एक ये सब किस में आ गए, अब कॉलम में आ गए ना, ऊपर से नीचे, तो सक्सेसिव कॉलम में वो अलाइंड हो जाते हैं। जहाँ गैप है वहाँ गैप तो मान लो रहेगा कि हाँ ये डिलीशन वाला कॉलम, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो कॉलम में वो अलाइन हो जाते हैं। ये था आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, फिगर है जहाँ पे 27 एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस है। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब जो बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा होता है, एक हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस किया गया। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, एमिनो एसिड का। तो यहाँ पे जो DSFYR मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सब प्रोटीन है। आपको पता है कोई सॉरी एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड का जैसे है लाइसिन तो LYS होता है, एक 3 लेटर का कोड होता है, एक 1 लेटर का कोड होता है। तो ये सब 1 लेटर का कोड में लिखा जाता है। जैसे DNA के लिए जैसे हम ATGC यूज़ करते हैं, वैसे इसके लिए जो आपके 20-22 एमिनो एसिड्स हैं उनके 1 लेटर को हम कोड करते यूज़ करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड उसका ऐसे L फॉर लाइसिन, G फॉर ग्लाइसिन, V फॉर वैलिन ऐसा करके, ठीक है, M फॉर मेथियोनिन ऐसे करके। तो ये सब वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सब वायरस हैं,
इन सारे वायरस का ये सारा क्या है, ये एक स्पीशीज का वो प्रोटीन है, इसलिए मैं बोला ये क्या है, रो है। ये रो नंबर 1 पहले स्पीशीज का जो कि हेबेई 1 का लिखा है, फिर निरिक्सिया ये दूसरे का है, ये तीसरे स्पीशीज का है, ये चौथे का है, ये 5वें स्पीशीज का है, 6वें। तो एक रो में एक वायरस का ये प्रोटीन का हुआ है। ऐसे ऐसे आप नहीं काउंट करोगे ऊपर से नीचे तो ये कॉलम हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस एक वायरस का, ये जो है प्रोटीन का सीक्वेंस, ये रोज में है ना कि कॉलम में है। और इसको सॉफ्टवेयर में कमांड देके इसको अलाइन किया गया है। इसमें तो मुझे गैप्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन सारे प्रोटीन सीक्वेंसेस में कहीं पे डिलीशन वलीशन नहीं है, मतलब एमिनो एसिड कहीं पे गायब नहीं है, चेंजेस हुए हैं। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप से उसमें कलर कोड कर देता है। जो आप ब्लैक में देख रहे हो वो हर एक स्पीशीज में लगभग सेम है। जैसे अगर आप पूरे पॉलीपेप्टाइड में इस पोजीशन पे देखोगे, पोजीशन नंबर 1 पे, तो सब में डी 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 डी। तो ये जो एमिनो एसिड है सब में कॉमन है, ऐसे एस सब में कॉमन है, हर एक स्पीशीज के इस प्रोटीन में एफ भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। तो हल्का सा जो ग्रे हो जा रहा है वहां पे दिखा रहा है कि यार देखो ये जो 2 स्पीशीज हैं इनके प्रोटीन में एस के जगह पे एन हो गया है, ठीक। ऐसे ये देखो जो ग्रे है, यहाँ हर जगह क्यू है, हर एक स्पीशीज में क्यू है, पर इन दोनों में क्या है, के है, एक में एच है। और ये देखो सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें हुआ है, इसमें वी है, वैलिन है, ये दूसरा एमिनो एसिड आ गया, तीसरा एमिनो एसिड आ गया, चौथा एमिनो एसिड आ गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस है, इसलिए वाइट वाला हो गया। तो ये जो रीजन है ये हाईली चेंजिंग रीजन्स हैं, और जो ब्लैक से हैं वो हर स्पीशीज में कॉमन है। आप जो भी आप उठा के देख रहे हो सब में वही है। दैट मीन्स वो इवोल्यूशन में कंजर्व रहा है, और ये जो साइट्स हैं ये इवोल्यूशन में चेंज होते आए हैं, ठीक। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का आपका मतलब समझ गए, डीएनए आरएनए प्रोटीन के लिए करते हैं। ये एक तरीका है जिससे हम सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कौन मतलब आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी देखने के लिए कौन कौन से रीजन क्या है सिमिलर। जैसे यहाँ पे ब्लैक वाले सिमिलर रीजन है, जो वाइट से प्योरली दे आर मोर डिसिमिलर, और जो ग्रे में है ये कम वो है डिसिमिलर, ठीक है। तो ये सब इससे हमें पता चलता है जब आप ऐसे करोगे। तो कॉलम में क्या रहता है और रो में क्या रहता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब ये एक मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कि एक एसेंशियल स्टेप है जहाँ पे हम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को, बायोलॉजिकल मतलब आपको मैंने बताया प्लांट एनिमल से रिलेटेड या वायरस रिलेटेड, बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे प्रोटिस्टा हैं, उनके सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए सॉरी, और एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करते हैं, जिससे कि हमें सिमिलरिटी जो होता है इन सीक्वेंसेस के बीच में देखने को मिलता है। सिमिलरिटी है या नहीं है ये जानने के लिए, ठीक है। और ये जो सिमिलरिटी वाले रीजन्स होते हैं ये क्या बताते हैं कि इनमें फंक्शनल मतलब कोई ना कोई इनका फंक्शन कॉमन होगा ज़रूर, अगर सेम है तो, या तो उनका स्ट्रक्चर कुछ जो भी वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मैं पूछूं कि क्या आईज जो हमारे हैं सारे एनिमल में पाए जाते हैं, आप दिमाग लगाओ, नहीं। हेयर्स क्या सारे एनिमल किंगडम में है, नो, दे आर अ पेक्यूलियर टू मैमल। मैमरी ग्लैंड मान लो है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स आपको पता है बहुत सारे हैं। क्या ह्यूमंस अंडे देते हैं, नहीं। तो कहाँ से अंडा बन रहा है, उसके शेल्स कहाँ से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो बना रहा है, कोई ना कोई जीन है, तो किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा। तो ओवरऑल हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलता है, ठीक है। ऐसे 2 मेनली एल्गोरिदम्स हैं मतलब जिससे हम अलाइनमेंट करते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है। ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। सबसे पहले मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में बता दिया, उसका पर्पस क्या रहता है, कैसे आपको दिखता है, ये सब सारी चीज़ें। मेनली आप मेगा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप सीख सकते हो, ठीक है। या उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे हम मेगा में अलाइनमेंट करते हैं, एक सीक्वेंस को अब मैं लेके आपको दिखा दूंगा। ग्लोबल का मतलब आप समझ रहे हो बड़े लेवल पे, लोकल का मतलब छोटे लेवल पे। तो ऐसा इसका मीनिंग भी है कि एक तरीके का अलाइनमेंट होता है ग्लोबल अलाइनमेंट, एक तरीके का अलाइनमेंट होता है आपका लोकल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट से आप क्या समझते हो? ग्लोबल अलाइनमेंट एक मेथड है जहां पे हम 2 सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, ठीक। 2 सीक्वेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलाइनमेंट होता है
ये उन सीक्वेंसेस के पूरे लेंथ के बीच में अलाइनमेंट है। मतलब इसमें जो आप दो सीक्वेंसेस का यूज करने जा रहे हो उसका पूरा लेंथ होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम ग्लोबल अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे मान लो किसी एक ही वायरस का हो गया, वायरस का आपने पूरा का पूरा डीएनए जितना उसमें पाया जाता है सारा आपने निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे वायरस का भी आपने डीएनए निकाल लिया और एंड टू एंड आप रख के देख रहे हो मेजर रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक। तो वही है कि ओवरऑल सिमिलरिटी को ये मैक्सिमाइज करता है। दिस मेथड इज यूज व्हेन कंपेयरिंग सीक्वेंसेस दैट आर ऑफ द सेम लेंथ। तो यहाँ पे सेम लेंथ होना चाहिए, ये इसके लिए नेसेसरी पार्ट है, नहीं तो ग्लोबल अलाइनमेंट नहीं कहलाता है। ग्लोबल अलाइनमेंट में सभी लेटर्स पाए जाते हैं फ्रॉम द क्यूरी एंड टारगेट। मतलब एक टारगेट होगा, एक आपका सीक्वेंस होगा, ठीक। जैसे हम कोरोना की टेस्टिंग करते थे तो कोरोना कैसे पता चल जाएगा? कोरोना वायरस का मान लो डेटाबेस में हमारे पहले से ही हमें पता है ये कोरोना वायरस का डीएनए है और हमें टेस्ट करना है कि आपको कोरोना वायरस है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो आपसे मैंने सैम्पलिंग किया, उसका मान लीजिए पूरा का पूरा डीएनए निकाला। अब मुझे ये नहीं पता वहाँ पे ग्लोबल किया जाता है या लोकल किया जाता है, जो भी होता है लोकल भी यूज़ कर सकते हैं इन केस वहाँ पे हुआ हो तो। अगर ग्लोबल आपको करना हो तो पूरा का पूरा वायरस आपने वो कर लिया, उसका पूरा सीक्वेंस निकाल लिया, फिर उससे मैच कराओगे। मैक्सिमम सिमिलरिटी अगर 96-97% उसकी सिमिलरिटी होती है तो आप ये बता देते हो अच्छा ठीक है, हाँ ये वही वायरस है या उसी से रिलेटेड वायरस है। तो ऐसा का अलाइनमेंट क्या होगा? ग्लोबल अलाइनमेंट होगा। आप पूरे रीजन्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और ग्लोबल अलाइनमेंट यूजली डन फॉर कंपेयरिंग होमोलॉगस जीन। देखो पूरे का पूरा जो जीन होते हैं, होमोलॉगस जीन मैंने आपको बताया था, जो एक ही उससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, सिमिलर उनका कॉमन एंसेस्टर रहा हो, बाद में किसी इवेंट ने स्पेसिएशन के थ्रू उनके जीन्स में चेंजेस आ गए हों, तो उनमें हम कंपेयर करते हैं कि वो चेंजेस कहाँ पे आए हैं। जैसे हम अगर दो जीन का बात करें, जैसे माउस जो है आपको पता है मैमल है, ह्यूमन हम भी मैमल है। मोस्ट ऑफ द जो रिसर्चेस होते हैं हमारे माउस पे क्यों होते हैं? क्योंकि माउस में ओवरऑल चीज़ें हमारी ही हैं, वो भी एक मैमल है, उस पर जो भी ड्रग जैसे काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसे ही हमारे बॉडी पे भी काम करता है। तो सारे रिसर्च इसीलिए माउस पे होते हैं। तो जो भी जीन्स है मोस्टली उसका फंक्शन भी सेम होता है, पर उनमें सीक्वेंस में डिफरेंसेस होते हैं, तब हम वही उनको कंपेयर करते हैं। अननोन्स का भी ऐसे पता लगा सकते हैं कि क्या उनका फंक्शन होता होगा। तो ये ग्लोबल अलाइनमेंट हुआ। अब उसी का उल्टा लोकल अलाइनमेंट है। लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम अटेम्प्ट क्या करते हैं टू अलाइन द एंटायर लेंथ ऑफ द सीक्वेंसेस, ओनली द रीजन्स विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मैचेस आर अलाइन्ड। इसमें हमें पूरे से मतलब नहीं होता, एक स्पीशीज 1 है और हमारे पास किसी एक स्पीशीज का अननोन आप कह लीजिए, इसका एक सीक्वेंस है, इसमें सिमिलर मतलब क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं क्लोज ही रिलेटिव हो। आप पूरे के पूरे एनिमल किंगडम, आपने किसी कहीं आप गए, कहीं पानी वानी में से कोई आपको बैक्टीरिया मिला, आपको कोई सेगमेंट मिला, उसका आपको फंक्शन पता है कि ये करता है, आप ये देखना चाहते हो, आपके पास डेटाबेस में सारे जितने एनिमल हैं सबके जीन्स मान लो मौजूद है, आप ये देखना चाहते हो यार इसका ये फंक्शन है, हम देखें कि हमें जितने भी एनिमल हैं, क्योंकि हमें उनके पूरे सीक्वेंसेस अगर आपके पास हैं, तो आप ये देखना चाहते हो क्या किसी के एनिमल के जीनोम में ये वहाँ पे सीक्वेंस है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? लोकल अलाइनमेंट करोगे, क्योंकि उसका जीनोम तो बहुत बड़ा है और ये एक क्या है जीन होगा या उसका पार्ट होगा। तो ये जाके जब आप लोकल अलाइनमेंट करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ओवरऑल एंटायर उसको चेक करेगा और बताएगा हाँ इससे सिमिलरिटी है, ये इस रीजन इस स्पीशीज़ में इसके जैसा सीक्वेंस मिल रहा है इसमें। तो होपफुली कि इस स्पीशीज़ के जीनोम में ये चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा फंक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग शॉर्ट कंजर्व रीजन इन अ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड। तो ये शॉर्ट रीजन्स के लिए होता है। अ लोकल अलाइनमेंट अलाइड अ सबस्ट्रिंग ऑफ द क्यूरी सीक्वेंस टू अ सबस्ट्रिंग ऑफ द टारगेट सीक्वेंस। तो ये क्या होता है लोकल अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट कहाँ पे होता है, ये जाके यहाँ से अलाइन करेगा। तो ये सबस्ट्रिंग है, क्यूरी सीक्वेंस का हमारा छोटा सा हिस्सा है और ये टारगेट सीक्वेंस के छोटे से हिस्से के साथ जाके क्या करेगा, अलाइन होगा। ये किस लिए यूज होता है? टू फाइंड आउट द कंजर्व प्रोटीन्स इन अ डीएनए सीक्वेंस
और कंजर्व डोमेन ऑफ मोटीन है 2 प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन्स का कंपेयर कर रहे हैं 2 प्रोटीन का, प्रोटीन नंबर 1 एंड प्रोटीन नंबर 2, तो प्रोटीन बहुत मान लो बड़ा है तो उसमें डोमेन्स होते हैं, लोकल एरियाज जिनका कुछ फंक्शन होता है, फिर दूसरा एरिया होता है जिनका कुछ फंक्शन होता है, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 3। तो अगर आपके पास ये सीक्वेंस है, आप दूसरे प्रोटीन में ये ब्लास्ट करोगे आप, तो जहाँ पे वो डोमेन जाके मैच करेगा तो उसका भी सेम फंक्शन होगा। तो ये था आपका सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये हुआ इसका मैट्रिक्स, ये ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में बताया, आपने लोकल अलाइनमेंट के बारे में बताया। बीएससी लेवल पे आपको इतना ही इसमें जानना चाहिए। और मैंने 2 चीज़ें आपको बताया, एक तो हो गया आपका मेगा सॉफ्टवेयर, मेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अगर आपके पास लैपटॉप हो वो आप चलाना सीख सकते हो। दूसरा ब्लास्ट फीचर आप यूज़ कर सकते हो अलाइनमेंट के लिए, जो किसका है, NCBI का है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ये आप वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, देखते रहिए आप अपना चैनल, और मैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।